हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो हरियाणवी कविता सामान्य परिचय और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ। ये जो सिलेबस है ये बीए तृतीय ईयर के छठे सेमेस्टर से लिया गया है। तो आज का जो हमारा विषय है वो हरियाणवी कविता, उसका सामान्य परिचय और परिचय के साथ साथ उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इससे पहले जो हमारा ऑनलाइन विषय था वो हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां और उन बोलियों का हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो आज का जो हमारा विषय हरियाणवी कविता से संबंधित उस कविता की विशेषताओं को करने से पहले, यानी कि उसकी जो प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को करने से पहले हम हरियाणवी काव्य की या कविता की जो सामान्य जो परिचय, उस परिचय को भली-भांति जान लेते हैं। तो आधुनिक हरियाणवी कविता से अभिप्राय उस हरियाणवी कविता या काव्य से है जिसका आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से माना जाता है। कहने का मतलब जो हरियाणवी जो काव्य या जो कविताएं हैं वो वास्तव में देश के स्वतंत्र होने के बाद ही वो अपने अस्तित्व में आ पाई थी। उससे पहले जो लोकल जो लैंग्वेज जो थी, यानी कि जो क्षेत्रीय बोलियां थी, उन बोलियों के अंदर चाहे किसी भी प्रकार के काव्य का निर्माण हो रहा हो और किसी भी क्षेत्र से, तो उसको इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। और स्वतंत्रता के बाद ये धीरे धीरे जो क्षेत्रीय बोलियां, उन बोलियों के अंदर जो काव्य या जो साहित्य था वो धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगा। रघुवीर सिंह मथाना जिन्होंने हरियाणवी साहित्य का इतिहास लिखा था, यानी कि जो रघुवीर सिंह मथाना जो थे, इन्होंने हरियाणवी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। उनके अनुसार आधुनिक हरियाणवी कविता की आधुनिकता के मूल में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उससे उत्पन्न औद्योगिकरण तथा भौतिकतावादी सभ्यता और उसकी जटिल समस्याएं विद्यमान है। यानी कि वो ये मानते थे कि उनके साहित्य का जो ग्रंथ है उसके अंदर उन्होंने ये माना था कि जो बिल्कुल आधुनिकता थी वो आधुनिकता मूल वैज्ञानिकता की दृष्टि से, औद्योगिकरण की दृष्टि से और भौतिकतावादी के दृष्टिकोण से हरियाणवी साहित्य के ऊपर सटीक और सार्थक सिद्ध साबित होती थी। आधुनिक हरियाणवी कविता या काव्य में कंवल हरियाणवी, नानक चंद शर्मा, देवी शंकर प्रभाकर, भारत भूषण सांगीवाल, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह और जैमिनी हरियाणवी आदि प्रमुख कवि है। यानी कि आधुनिक समय के अंदर ये जो कवि है ये प्रमुख माने गए। इसके अलावा रामधारी खटकड़, तारादत्त विलक्षण, कुंदनलाल हमदर्द, विश्व बंधु शर्मा, पी.डी. निर्मल और उदय भानुहंस हरियाणा के, जिनको ये समझिए राजकीय कवि माना जाता है उदय भानुहंस को, उनका भी इस प्रकार हरियाणवी साहित्य रूपी काव्य या कविताओं के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब जो हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है हरियाणवी जो कविता है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ या उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, तो उसको हम आगे सुचारू रूप से पढ़ते हैं। तो हरियाणवी कविता के अंदर सबसे पहली जो विशेषता है वो है हरियाणा का ईश्वर वंदना। सबसे पहली जो हमारी प्रमुख विशेषता है वो है ईश्वर वंदना या ईश वंदना। तो आधुनिक हरियाणवी कविता में ईश्वर वंदना भी एक प्रमुख प्रवृत्ति, उनकी विशेषता मानी जाती है कवियों की। विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से भगवान शिव, गणेश, कृष्ण, श्री राम, महात्मा बुद्ध आदि देवी देवताओं की महिमा का गुणगान किया है। कवियों ने विभिन्न देवताओं का संबंध हरियाणा से जोड़ने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो हरियाणवी जो कवि हुए हैं हरियाणवी भाषा के तहत, उन सभी कवियों ने अपनी अपनी काव्य रचनाओं के अंदर ईश्वर वंदना, भगवान के प्रति उनकी जो स्तुति है जो एक काव्य या कविता के रूप में है, उसका उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। वो भली भांति जानते हैं कि
ईश्वर वंदना ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो लोगों को, जो आम लोगों को ईश्वर की जो भक्ति है उस भक्ति की ओर अग्रसर ले जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो सभी कवि थे उन कवियों के जो आराध्य देव है, जो ईश है यानी कि जो ईश्वर है, वो अलग अलग थे। किसी का शिव, किसी का गणेश, किसी का राम, तो किसी का कृष्ण आदि जो देवता है वो उनका ईश्वर या भगवान रहा होगा, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने उनकी जो महिमा है उस महिमा का गुणगान किया है। तो इस प्रकार इनके काव्य के अंदर जो ईश्वर वंदना है, भगवान की जो स्तुति है, वो सर्वोपरि देखी जा सकती है। इनकी प्रमुख विशेषता रही है। उसके बाद में दूसरा है जो प्रमुख विशेषता है वो हरियाणा का गुणगान। देखो, साधारण सी बात है, ये कवि हरियाणा के थे, तो सीधा सा मतलब है कि जब कवि हरियाणा के हैं तो गुणगान भी हरियाणा का ही करेंगे। तो इस हिसाब से क्या इनके काव्य के अंदर जो हरियाणा, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता, उसका जो खान पान है, उसके जो तीज त्यौहार है, उनसे संबंधित जो भी विषय वस्तु इनको मिली है, उस विषय वस्तु के आधार पर इन्होंने हरियाणा प्रदेश का संपूर्ण गुणगान अपने काव्य के अंदर किया है। आधुनिक हरियाणवी कविता के अंतर्गत अनेक कवियों ने हरियाणा प्रदेश का गुणगान किया है। इन कवियों ने हरियाणा की माटी, यहाँ के दूध दही के खान पान, यहाँ के नौजवानों के शारीरिक सौष्ठव यानी कि उनके शरीर से संबंधित, मेहनतकश किसानों, बहादुर जवानों का खुलकर प्रशस्ति गायन किया है, यानी कि प्रशंसापूर्वक उनका गायन किया है। दो पंक्तियाँ भी है हरियाणवी कविताओं की जो हरियाणा का गुणगान करती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। हरियाणा की पावन धरती, तेरा वंदन तेरा पूजन, तेरी माटी शीश चढ़ाकर हम कर ले तेरा अभिनंदन। यानी कि इस प्रकार के हैं जो हरियाणवी जो कविता है, उन कविताओं के अंदर हरियाणा जो प्रदेश का, उसकी संस्कृति, सभ्यता आदि का भरपूर गुणगान यानी कि विस्तृत रूप से उनका वर्णन किया गया है। उसके बाद में तीसरी विशेषता है सामाजिक सरोकार, कि समाज के अंदर छोटे मोटे जो विभिन्न प्रकार के सरोकार है, जो कार्य है, उनके प्रति इन कवियों ने अपनी जो सजगता और सहजता दर्शाई है। यानी कि इन्होंने समाज को सर्वोपरि माना है। व्यक्तिवाद या किसी जातिवाद के आधार पर इनका जो काव्य वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को भी इन्होंने अपने साहित्य के अंदर, अपने काव्य के अंदर स्थान दिया, चाहे वो दहेज प्रथा से संबंधित हो, चाहे वो बाल विवाह से संबंधित हो, चाहे वो अन्य प्रकार की विभिन्न सामाजिक कुरीतियाँ या बुराइयाँ, उन सभी को क्या है इन्होंने अपने साहित्य के अंदर स्थान दिया है। तो आधुनिक जो हरियाणवी कविता है, उन कविता के अंदर कवियों द्वारा छोटे छोटे सामाजिक सरोकारों के प्रति सजगता दिखाई गई है। कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जिस घर में एकता नहीं होगी उस घर का विकास संभव नहीं हो सकता। दहेज को भी इन कवियों ने एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा है। यही नहीं, उन्होंने प्रेम पूर्वक रहने तथा लाभ का परित्याग करने की भी बहुत बड़ी बात कही है। यानी कि कहने का मतलब है कि इनके काव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां थीं, उन बुराइयों को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया, और उनके बचाव में किस प्रकार से जो एकता है उस एकता को प्रेम पूर्वक आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जो लाभ है, लाभ रूपी जो लोभ है, उसका परित्याग करने की भी बात कही है। भारत भूषण सांगीवाल ने अपनी कुंडलियों में ये स्पष्ट कहा है, जिस घर में एका नहीं रोज रहे तकरार, नहीं कदे भी होश के उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार नहीं हो दुख हो मोटा, लिच्छमी बाजे दूर कूदता फिरता टोटा। मतलब कितनी अच्छी उन्होंने बात की है कि जिस घर में एकता नहीं है, रोज़ रहे तकरार, और उस घर में हमेशा रोज़ तकरार झगड़ा रहता है, नहीं कदे भी होश के उसका बेड़ा पार, उस घर का, उस परिवार का कभी भी बेड़ा जो पार है वो नहीं हो सकता। उसका बेड़ा पार नहीं हो दुख हो मोटा, और उसका बेड़ा कभी पार नहीं हो सकता, और उस घर के अंदर जो दुख है ना वो बहुत बड़ा यानी कि मोटा हो जाता है। लिच्छमी बाजे दूर कूदता फिरता टोटा। इस तरह से उनके घर में जो लक्ष्मी है, सुख समृद्धि रूपी जो लक्ष्मी है, वो उनके घर से दूर भागती हुई प्रतीत होती है, और लक्ष्मी का हमेशा ही उसके घर में टोटा यानी कि जो कमी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। टोटा का मतलब स्पष्ट रूप से कमी दिखाई देना। उसके बाद में है राष्ट्रीय एकता की भावना। अगली जो विशेषता इन कवियों की,
राष्ट्रीय एकता की भावना यानी कि ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मतलब देश से संबंधित, राजकीय प्रदेश से संबंधित। तो राजकीय भावना को त्याग कर इन कवियों के अंदर राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो पनपी हुई थी। तो इस प्रकार आधुनिक हरियाणवी कविता के माध्यम से कवियों ने केवल हरियाणा का ही गौरवगान नहीं किया, अपितु राष्ट्रीय एकता की भावना पर भी बल दिए। यानी कि उन्होंने हरियाणा को ही नहीं, पूरे भारत को अपना सर्वस्व माना है, अपना प्रदेश, अपना देश माना है। इस तरह से इनके काव्य के अंदर राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन कवियों ने स्पष्ट किया है कि हर भारतवासी को देश की एकता व अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि कोई शत्रु हमारे देश पर हाथ उठाता है या बुरी नज़र से देखता है तो उसके इरादों को असफल करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य ही नहीं, उसका उत्तरदायित्व भी है। कहने का मतलब, अगर कोई हमारे देश के ऊपर अगर कोई शत्रु हाथ उठाता है यानी कि आक्रमण करता है, या हमारे देश के ऊपर कोई कूटनीतिक चाल चलता है, तो उसके इरादों को हमें असफल ही नहीं करना, बल्कि हमारा कर्तव्य के साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम उसकी उस चाल को नाकाम कर दें। तो एक पंक्ति है जो तारा दत्त विलक्षण ने अपनी कविता में स्पष्ट कहा है, तेरी आन शान की ओर जो हाथ उठेंगे तोड़ दूंगा मैं, बुरी नज़र ते देखेगी जो आंख उसने फोड़ दूंगा मैं। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा है अपने देश की एकता के लिए कि तेरी आन बान शान के ऊपर अगर कोई हाथ उठाएगा तो मैं उसे तोड़ दूंगा, और अगर कोई बुरी नज़र से देखेगा तो मैं उसकी आंखें ही फोड़ दूंगा। तो इस प्रकार इनके काव्य के अंदर राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में अगली जो प्रमुख विशेषता है वह शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषितों के प्रति सहानुभूति या फिर शोषकों के प्रति घृणा। आधुनिक हरियाणवी कविता की अगली जो प्रमुख विशेषता है वो शोषितों के प्रति सहानुभूति और जो शोषक वर्ग है उसके प्रति इन कवियों की जो घृणा की जो प्रवृत्ति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आधुनिक काल के हरियाणवी कवि हिंदी की प्रगतिवादी विचारधारा से पूर्ण प्रभावित नजर आते हैं, क्योंकि आधुनिक काल के जो हरियाणवी कवि है वो हिंदी की प्रगतिवादी यानी कि मार्क्सवादी जो विचारधारा थी हिंदी के अंदर चली थी, उस विचारधारा से ये प्रभावित नजर आते हैं। ये स्पष्ट रूप से जो शोषित वर्ग है यानी कि जो निम्न वर्ग है उसके प्रति इनकी सहानुभूति थी, और जो शोषक वर्ग है, उच्च वर्ग है, जो निम्न वर्ग शोषितों का शोषण करता था, उसके प्रति इनकी जो दृष्टि थी वो घृणा की दृष्टि थी, यानी कि घृणा की दृष्टि से वो उच्च वर्ग को देखते थे। और ये जब वे समाज में किसानों मजदूरों का शोषण होता था तो वो कह भी देते थे, क्या कहते थे, देख रोंगटे खड़े होंगे या मेरी छाती धड़के, गरीब किसान की जिंदगी क्यों कर बीते से मर पड़ के, गर्मी में आकाश तपे से कोरी आग बरसती, नीचे धरती आग उगलती, दुनिया पड़े तरसती। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई शोषक जो वर्ग है और वो निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है तो इन कवियों ने उस वर्ग यानी कि उच्च वर्ग के ऊपर उन्होंने अपनी जो लेखनी है उस लेखनी के माध्यम से उसका भरपूर विरोध किया है। यानी कि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि शोषकों के प्रति हमारी जो दृष्टि है वो घृणा रूपी दृष्टि है, और निम्न वर्ग जो शोषित वर्ग है उसके प्रति हमारी जो दृष्टि है वो सहानुभूति की दृष्टि से हम निम्न वर्ग को देखते हैं। तो इस प्रकार इनकी जो शोषितों के प्रति वो सहानुभूति है वो सराहनीय है, और उसी के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य के अंदर शोषक और शोषित जो वर्ग है उन दोनों का उल्लेख किया है। उसके बाद में श्रृंगार भाव। देखो सामान्य सी बात है, जब बात काव्य की आती है यानी कि कविता की आती है तो काव्य के अंदर श्रृंगार भावना का होना संभाविक है। हाँ, ये बात अलग है कि श्रृंगार कौन सा है, वियोग या संयोग, कि काव्य रचना का जो निर्माण किया गया है वो संयोग श्रृंगार के अंदर है या वियोग श्रृंगार के अंदर है। लेकिन स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि काव्य या कविता के अंदर श्रृंगार की जो भावना है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है या देखी जा सकती है। आधुनिक हरियाणवी कविता में श्रृंगारिकता का स्पष्ट रूप से वर्णन हमें देखने को मिलेगा। विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी कविताओं में विभिन्न पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से श्रृंगार की योजना
करने के साथ साथ सहज ग्रामीण जीवन में व्याप्त श्रृंगार का भी वर्णन किया है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इन कवियों ने पुराणों के आधार पर जो प्राचीन जो कथाएं हैं उन कथाओं को आधार बनाकर भी ये श्रृंगार का वर्णन किया है, और ऐतिहासिक जो प्रसंग हैं उन प्रसंगों के आधार पर भी श्रृंगार का वर्णन किया। इसके साथ साथ यहाँ स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि पौराणिकता और ऐतिहासिकता के साथ साथ इन कवियों ने सहज जो ग्रामीण जीवन है उस ग्रामीण जीवन के अंदर जो व्याप्त है श्रृंगार, उसका भी पूरा वर्णन किया है। आमतौर पर इन कवियों ने श्रृंगारिकता का वर्णन करते समय मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, कि इन कवियों ने जो श्रृंगार वर्णन किया है, चाहे वो संयोग हो और चाहे वो वियोग हो, वो अश्लीलता से भरा हुआ या मांसल श्रृंगार वर्णन बिल्कुल नहीं किया है। उन्होंने जो साहित्य का निर्माण करते समय या जो काव्य का निर्माण करते समय जो निश्चित जो मर्यादा होती है उस मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन नहीं बल्कि मान के साथ ही श्रृंगार वर्णन किया है। फौजी मेहर सिंह की एक कविता है, उस कविता का एक उदाहरण है जो निम्न प्रकार से है। मैं कद की रुके ते रही तू रोटी खा लिए हाली, दिन ढल जा जब फेर खेत ने बा लिए हाली, बोल दिए जब बोलियाँ कोन्या दे लिए बोल हजार मने, रोटी पानी भरिया छाबड़ा मुश्किल तारा न्यार मने। यानी कि वो जो औरत है वो अपनी हाली मतलब जो खेत के अंदर बुहाई या बिजाई कर रहा है या खेत में काम कर रहा है, अपने पति के लिए वो खाना लेकर आती है और स्पष्ट रूप से वो कहती है कि मैं कद की रुके, कि मैं कद से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, इसलिए दिन ढलता जा रहा है, आप इस खेत को फिर बा लेना, यानी कि फिर इसकी बुआई कर लेना। बोल दिए जब बोल कोन्या दे लिए बोल हजार मने, भी मैंने कितनी बार आपको बोल दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे 1000 बार बोल सकते हो। रोटी पानी भरिया छाबड़ा, कि मैंने रोटी और पानी का जो छाबड़ा जो टोकरी में भर के लाई हूँ, मुश्किल तारा न्यार मने, मैंने उसको बड़ी कठिनाई से उतारा है, इसलिए आप जो खाना है वो खाना खाइए। यानी कि इस प्रकार इनके काव्य में श्रृंगार की जो भावना है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उसके बाद में सांप्रदायिकता का विरोध, कि किस प्रकार इन कवियों ने सांप्रदायिक की जो भावना है उस भावना को कैसे अपने काव्य के अंदर प्रस्तुत किया है, और प्रस्तुत करने के साथ साथ उसका किस प्रकार से विरोध किया है। जो सांप्रदायिक दंगे हैं उन दंगों से संबंधित, चाहे वो जाति पाति से संबंधित हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो या भाषा से संबंधित हो या क्षेत्र से संबंधित हो, क्योंकि ये जो चीज़ें ये झगड़ों का प्रमुख कारण होती है, और इन्हीं झगड़ों के कारणों का इन कवियों ने क्या है विरोध किया है। तो आधुनिक हरियाणवी कविता में सांप्रदायिक भावना के विरोध की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से जाति धर्म भाषा क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाले झगड़ों का विरोध किया, कि इन्होंने जाति धर्म भाषा और क्षेत्र के आधार पर जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों का विरोध किया है। तारादत्त विलक्षण ने अपनी एक कविता एक रहांगे में सांप्रदायिकता की भावना से दूर रहने की प्रेरणा दी है और एकजुट होकर देश पर मर मिटने का आह्वान किया है। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि हम अपने देश में भाषा प्रांत जाति आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को नहीं रहने देंगे। कि इनका कहने का मतलब यह है कि प्रदेश के अंदर जो सांप्रदायिक जो विरोध हो रहा है, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर, चाहे वो भाषा के आधार पर, ये कवि कहते हैं कि उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। इसलिए वो कहते हैं भाषा प्रांत जात मजहब की भीत ने नहीं चीनन दांगे, सांप्रदायिक द्वेष के गढ़ भारत में नहीं बनन दांगे, न्यारी न्यारी डफली न्यारे न्यारे गीत न गावा बनधा, खंडित करे देश ने को न्याय ऐसी रीत चलावांगा। यानी कि इस प्रकार की रीत चलाएंगे जो देश को खंडित नहीं करेगी, उसे एकता की ओर अग्रसर करेगी। तो इन कवियों का स्पष्ट है कि इसी प्रकार से हम जो सांप्रदायिकता है सांप्रदायिकता का निरंतर ही विरोध करते रहेंगे। उसके बाद में अगली जो प्रमुख प्रवृत्ति विशेषता है वो है हास्य व्यंग्य से संबंधित। हास्य व्यंग्य कि इनके काव्य के अंदर जहाँ हमें हंसी से संबंधित या मजाक से संबंधित कुछ बातें इनकी काव्य में देखी जा सकती है, इनके काव्य में उस प्रकार का वर्णन हमें मिल सकते हैं, लेकिन उस हंसी और मजाक के अंदर एक व्यंग्य होगा जो समाज के ऊपर एक करारा कटाक्ष किया गया है। तो उसके बारे में आधुनिक हरियाणवी कविता में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। विभिन्न कवियों ने जीवन की छोटी मोटी बातें, मानवीय कमजोरियाँ, राजनीतिक छल छंदमों,
आदि पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ज़ैमिनी हरियाणवी अपनी एक कविता में लिखते हैं, हरियाणा के एक राइटर ज़ैमिनी हरियाणवी, वो लिखते हैं, इब का इंसान भीतर ते कटपीस ऊपर ते थान, इब की नारी ब्याह ते पहलम तलाक की तैयारी, इब का नेता जनता में डबल रोल करण वाला अभिनेता। इस प्रकार इनके काव्य के अंदर, जैसे जैमिनी हरियाणवी है, इन्होंने ये जो काव्य कविता का जो निर्माण किया, इस कविता के अंदर क्या एक हंसी का ठिठोला वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर जो व्यंग्य है वो व्यंग्य देखो कितनी बड़ी इन्होंने बात की है कि इब का इंसान, कि अब का जो इंसान है वो भीतर से कटपीस, कटा हुआ पीस के समान अंदर से वो, लेकिन बाहर से हमें स्पष्ट रूप से ऐसा दिखाई देता है कि वो थान बनने की कोशिश कर रहा है कपड़े का। और इब की नारी, वो कह रहे हैं अब की जो नारी है वो ब्याह ते पहलम तलाक की तैयारी, कि वो शादी के बारे में बाद में सोचेगी, पहले तलाक के बारे में सोचती है। और कहता है इब का नेता, अब का जो नेता है वो जनता में डबल रोल करण वाला अभिनेता, कि जनता से वादे कुछ करता है लेकिन जैसे ही वो जीत जाता है चुनाव तो उसके बाद में वो डबल अपना जो दूसरा रूप है वो दूसरा रूप भी दिखा देता है। तो इस प्रकार इस कविता के अंदर आदमी के बारे में, औरत के बारे में और नेता तीनों के बारे में स्पष्ट रूप से हास्य व्यंग्य के माध्यम से उनको ऊपर करारा कटाक्ष किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके काव्य के अंदर जो हास्य व्यंग्य रूपी जो भावना है या जो विचारधारा है या जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को इन कवियों ने स्पष्ट रूप से उजागर किया है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो अंतिम जो विशेषता है वो है भाषा शैली के बारे में, कि इन कवियों ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। जब इन्होंने कविता लिखी थी तो इस कविता के अंदर कैसे शब्द थे, तत्सम प्रधान थे, तद्भव प्रधान थे, या अंग्रेजी, फारसी या उर्दू के भी शब्द थे, और कौन से गुण का प्रयोग किया है, या इसके साथ साथ जो शब्द शक्ति है वो कौन सी है, या कौन सी शैलियों के अंदर उन्होंने अपनी जो काव्य जो कविता वो लिखी है। तो पढ़ते हम इसके बारे में। हरियाणवी कविता की भाषा तत्सम व तद्भव शब्दावली युक्त सरल सहज व रोचक हरियाणवी भाषा में ही है। भाषा में तत्सम व तद्भव शब्दों के अतिरिक्त उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, कि इनकी भाषा के अंदर जो गुण है वो प्रसाद है, प्रसाद, माधुर्य और ओज। लेकिन इनके काव्य के अंदर, कविता के अंदर आपको प्रसाद गुण सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। विषय अभिव्यक्ति के अनुसार कवियों ने अपनी भाषा में अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों ही शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है, अभिधा का भी, व्यंजना का भी और लक्षणा का भी। भाषा में अनुभूतिपूर्वक, अभिव्यक्ति मूलक और शाब्दिक बिंबों का समावेश है, यानी कि जो बिंब प्रतीक होते हैं, अनुभूति स्वयं की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति खुद के विचार मूलक, और शाब्दिक शब्दों से संबंधित जो प्रतीक हैं उनका भी उन्होंने प्रयोग किया है। कवियों ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से भाषा की सशक्तता को बढ़ाया है और अपनी अभिव्यक्ति हेतु, यानी कि इन कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए वर्णनात्मक, वर्णन करने वाली जो शैली है, संबोधनात्मक शैली है, संबोधन सामने वाले को हे, अरे आदि शब्दों का प्रयोग करके बोलना, प्रतीकात्मकता, अपने दिमाग में प्रतीक बनाकर उस प्रकार की शैली, आत्मकथात्मक शैली, कि जैसे हम आत्मकथा लिखते हैं उस प्रकार की शैली का प्रयोग, और विवरणात्मक शैली, विवरणात्मक कि जो हमारे सामने घटित हो रहा है उसका संपूर्ण रूप से विवरण करना, आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ इन्होंने मुहावरे है, लोकोक्तियाँ हैं, उन सभी का अपने काव्य के अंदर अच्छे और सहज ढंग से प्रयोग किया। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके काव्य की जो प्रमुख भाषा है वो हरियाणवी भाषा है, जो बिल्कुल सरल और सहज है। बस बात ये है कि इन हरियाणवी भाषा के अंदर तत्सम और तद्भव आदि शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इसके अलावा और भी भाषा जैसे उर्दू है, फारसी, अंग्रेजी है, पंजाबी है, खड़ी बोली, इन भाषाओं के छुटपुट जो शब्द हैं वो शब्द लिए गए हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो ऑनलाइन विषय था वो हरियाणवी कविता की प्रमुख विशेषताएं, और आशा करता हूँ कि आज का जो आपको ये वीडियो है ये अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगले